हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं स्टैंडर्ड 9 में हिंदी में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पाठ 5 स्वराज्य की नींव पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रोज़ जो आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप कंप्लीट करें। ऐसे आपकी पढ़ाई में सुधार आएगा, आपकी रोज़ पढ़ाई होगी, आपको याद रहेगा। इसलिए होमवर्क करना ज़रूरी है, तो रोज़ होमवर्क कीजिए और उसकी अपडेट मुझे देते रहिए। इसके पहले के लेक्चर में हमने व्याकरण विभाग में से वाक्य और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाई की थी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव, ये पढ़ते ही आपको विचार आएगा कि नींव क्या है, स्वराज्य की नींव। तो मैं आपको टाइटल पहले समझा देती हूँ कि हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने में जिन महारथियों ने नींव रखी थी, यानी कि शुरुआत की थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था भारत को आज़ादी दिलाने में, तो जो नींव रखी थी यानी कि जो शुरुआत की थी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जो स्वराज्य की नींव है उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपना क्या क्या बलिदान, क्या क्या त्याग किए थे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा ये एकांकी पाठ है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। देखिए, इसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि स्वराज्य की नींव में, यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने की शुरुआत में जिन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान दिया, ऐसे रानी लक्ष्मीबाई, उसके त्याग और संघर्ष का जो वर्णन है, उसमें उन्होंने जो बलिदान दिया है उसका वर्णन इस पाठ में विष्णु प्रभाकर जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक। देखिए, यहाँ पर लेखक ने एक एकांकी के रूप में इस पाठ का वर्णन किया है, तो एक नाटक के स्वरूप में उन्होंने ये पाठ हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो उसमें लेखक कहते हैं, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही जो नाटक शुरू होने वाला है उसका वर्णन किया है कि जो रंगमंच पर जो युद्ध भूमि का जो उन्होंने दृश्य अंकित किया है, उसका उन्होंने वर्णन किया है कि कैंप लगा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई तंबू के एक भाग में दिखाई देती है, उसके साथ उनकी सखी जूही भी है, और वो दोनों रंगमंच पे प्रवेश करते हैं और दोनों ने लाल कुर्ती यानी कि सैनिकों की वेशभूषा में प्रवेश किया है। आगे देखते हैं, लक्ष्मीबाई का संवाद है। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरी क्षण में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक
सो जाते हैं। देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहेब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहना मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। देखिए, इस जो पैराग्राफ में रानी लक्ष्मीबाई बोलती है उसको मैं आपको समझाती हूँ कि उन्होंने कहा कि झांसी, कालपी, ग्वालियर ये सब उन्होंने गवा दिया अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, लेकिन फिर भी वो स्वराज्य के लिए, झांसी के लिए लड़ती रही। वो कहती है कि झांसी तो मैं वापस लेकर रहूंगी। इस पैराग्राफ में लक्ष्मीबाई की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखिए यहाँ पर हिमालय अड़ जाता है, वो एक मुहावरा है, तो आप सबको मुहावरा याद रखना होगा। हिमालय अड़ जाता है यानी कि बीच में कोई रुकावट आती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी कि अगर वो कोई रुकावट को पार कर जाती है तो फिर से कोई रुकावट उनके सामने आ जाती है। इसीलिए वो अपनी मनस्थिति अपनी सहेली के साथ व्यक्त करती है कि एक लड़ाई को पार करती हूँ तो कोई दूसरी लड़ाई, कोई दूसरी समस्या मेरे सामने आ जाती है। ऐसे वो कहती है कि उधर क्षितिज पर देखो, उनकी सहेली से कहते हैं उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने सामने जो दिखाई दे रहे ऐसे लपलपाती हुई लपेटें, यानी कि समुद्र में जो लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है, आकाश में जो घटा छाई हुई है, उसका वर्णन किया है। ऐसी परिस्थिति में भी जो राव साहेब है वो है कि उनके ऐशो आराम में मशगूल है, यानी कि वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देना चाहते। इसीलिए वो उनकी बात कह रही है कि राव साहेब है वो उसकी रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है, उसे आज़ादी और स्वराज्य की कोई पड़ी ही नहीं है, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहना चाहती है। आगे देखते हैं। उनकी सहेली जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। यानी कि उनकी सहेली कहती है कि कौन कहता है आप अकेली, आपके साथ आपका जो गीता का सार है, आपका जो गीता का ज्ञान है वो है, आप गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा क्यों। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि गीता में हर एक मुश्किल का हल दिया गया है। अगर आप उसे पढ़े तो उसमें आपकी कोई मुश्किल हो तो उसका हल अवश्य होता है। इसीलिए उनकी सहेली ऐसा कहती है कि आप अकेली क्यों हैं महारानी, आप गीता पढ़ती है, उसमें कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है, फिर यह निराशा कैसी, आप निराश मत होइए। फिर लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। रानी लक्ष्मीबाई जो स्वराज्य की नींव है उसको रखने का जो उनका सपना है वो कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में बताती है कि उनके गुरु बाबा गंगादास ने कहा था कि ये छुआछूत और ऊंच नीच,
यानी कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो अलग अलग लोगों को जाति के उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसे जो भेदभाव है उसे जब तक हम नहीं मिटा सकते तब तक हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक विलास प्रियता यानी कि हमारे जो सुख है, जो उसे भोगने के हम प्रयास करते रहते हैं, ऐसी जो हमारी विलास प्रियता है उसे हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक सेवक जन सेवक नहीं बनेंगे, यानी कि इन सब आर्थिक सुख सुविधाओं को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम जो हमारा स्वराज्य प्राप्त करने का सपना है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि वह मिल सकता है सेवा करने से, देश की सेवा करने से, तपस्या करने से और कुछ ना कुछ बलिदान करने से। आप सब लोग जानते ही होंगे कि भारत को आज़ादी दिलाने में कितने शहीद हो गए, कितनों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई भी ऐसा कहती है कि अगर हम स्वतंत्रता की नींव रखना चाहते हैं तो हमें बलिदान देना होगा। आगे उनकी दोस्त जूही फिर से कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य का नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। उनकी दोस्त जूही कह रही है कि जो, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी कहा था, उन्होंने यानी कि गंगादास ने, उनके गुरु गंगादास ने यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना, उनकी भूमि तैयार करना, ये भी एक महत्व का कार्य है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनसे पहले उनकी पूर्व तैयारी करना, उनके साथ लड़ने की हर एक कोशिश करना, ये सब भी जरूरी है। ऐसा यहाँ पर उनकी दोस्त कह रही है कि स्वराज्य की स्थापना भी करना, उनके नींव का पत्थर बनना, ये भी तो उनकी पूर्व तैयारियां है स्वराज्य प्राप्त करने से पहले। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, यानी कि हमारी जो सफलता है और असफलता है वो ईश्वर के, देव के आधार पर है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है वो तो हमें ही करनी पड़ती है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? यानी कि जो शुरुआत करनी है, जो नींव रखनी है, उसका जो पहला पत्थर है उसे बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन नींव यानी कि शुरुआत, स्वराज्य की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। ऐसा उनकी दोस्त जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहती है। आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल। देखिए वो अपनी दोस्त को शाबाशी दे रही है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई कितने सवाल उठा रही है कि उनका जो सेनापति तात्या है वो तो उन्होंने पहले ही कहा कि ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, उन्हें स्वराज्य की पड़ी ही नहीं। इसीलिए वो सोचती है कि मेरे जीवन काल में स्वराज्य प्राप्त हो या ना हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके लिए लड़ना है। जो मेरे पास शक्ति है वो जो स्वराज्य प्राप्त करना है, इसीलिए हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे पास सेना होनी चाहिए। और जो सेनापति है वही अनुशासन नहीं कर सकता, अनुशासन संभाल नहीं सकता, तो फिर हम अकेले सेना के बिना स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये चिंता उनको सता रही है कि सेना का होना जरूर है, सेना का साथ, और सब लोग मिलकर अगर स्वराज्य के लिए लड़े
तो हम अवश्य ही स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वो सोचती है। और अपनी सहेली से सवाल पूछती है कि क्यों, जानती हो क्यों? तो जूही जवाब देती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराते हुए मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर वो भी रानी लक्ष्मीबाई की एक सहेली है। जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए, यानी कि विलासिता यानी कि वो मौज शौक, वो सुख सुविधा है, उनमें डूबते जा रहे हैं। इसीलिए अगर उनका त्याग नहीं होगा तो हम जो स्वराज्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुंदर, अगर मुंदर का पात्र आता है और वो बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूब गए राव साहेब, बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या। देखिए, वो कहती है कि हम विलासिता में नहीं डूब गए हैं, हम तो स्वराज्य पाना चाहते ही हैं, हम स्वराज्य की नींव भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो डूब गए वो राव साहब और बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या है। यानी कि सेनापति तात्या और राव साहब, ये दोनों है वो अपनी विलासिता में, अपने राजपाट में डूब गए, खोए हुए, ऐसा मुंदर कहती है। आगे जूही कहती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। यानी कि जूही का कहना है कि सेनापति नहीं डूब गए हैं। तो मुंदर मुस्कुराते हैं, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। यहाँ पर जूही कहती है कि जो तात्या सेनापति है वो राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, इसीलिए राव साहब कहेंगे वही वो करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जूही कहती है कि जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता, राव साहब कहेंगे उतना ही तात्या करेगा, इसीलिए वो हमारा साथ स्वराज्य में नहीं देगा। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? तो जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पर जो जूही है वो तात्या को अपना सरदार मानती है, इसीलिए कहती है कि मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे भी पहले वो महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी, अपना सब कुछ मानती है। इसीलिए वो महारानी लक्ष्मीबाई और अपने देश के स्वराज्य के लिए किसी को भी ठुकरा सकती है, सरकार को भी ठुकरा चुकी है, ऐसा जूही कहती है। आगे देखते हैं मुंदर। शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। यानी कि मुंदर है वो अपनी सहेली जूही को समझाती है कि अगर तू उसे अपना सरदार मानती है, तू उसे अपना इतना चाहती है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं, तू उन्हें अपने साथ स्वराज्य की नींव में आने के लिए मना नहीं सकती, ऐसा मुंदर उनकी सहेली जूही से कहती है। तभी लक्ष्मीबाई बोलती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। देखिए, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका था, उन्हें यानी कि तात्या को रोका था, कि जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो उन्होंने बुरी तरह धुतकार दिया था, यानी कि उन्होंने बुरी तरीके से मना कर दिया था कि मैं नाचने नहीं आऊँगी, अब मैं ये काम नहीं कर सकती, ऐसा तात्या को जूही ने जवाब दे दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती।
यानी कि जूही रानी लक्ष्मीबाई को जवाब देती है कि मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, स्वराज्य के लिए मैं नाच भी सकती हूँ, लेकिन विलासिता में डूबने के लिए, यानी कि मौज शौक में उनका जो विलासिता यानी कि उनकी जो सुख सुविधा है उसमें डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहता है उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यानी कि जूही कहती है मुझे ऐसा कोई करने के लिए कहता है तो मैं उसे ठोकर मार सकती हूँ, मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ, ऐसा जूही का कहना है। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यानी कि लक्ष्मीबाई कहती है कि हम किसी को ठोकर मारकर नहीं समझा सकते, हमारे दिल में यही तो कचोट है। यानी कि हमारे जो दिल में कचोट है, जो दर्द है, वो हम किसी को ठोकर मारकर नहीं समझा सकते, उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो क्या बात थी। यानी कि तात्या और राव साहेब जैसे लोगों की मदहोशी, यानी कि जो सुख सुविधाएं उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, वो लोग जिसमें डूबे हुए थे, जो मदहोशी उन पर चढ़ी हुई थी, वो हम ऐसे दूर नहीं कर सकते ठोकर मारकर। इसी बात का कचोट लक्ष्मीबाई के मन में रह गया था। जूही कहती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। यानी कि जूही कहती है कि अगर आप कहें तो मैं, जो मेरी कला है, जो वो नाचने के लिए तात्या और राव साहब के राज्य में जाती थी, उसे वो ठोकर मारने के लिए तैयार थी, कि मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, ऐसा जूही कहती है। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं। मुंदर और जूही दोनों लक्ष्मीबाई की सहेली है, वो दोनों कहती है कि उनकी नींद हराम कर देते हैं, उनको स्वराज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं और हम सब तैयार हैं स्वराज्य के लिए, ऐसा कहती है लक्ष्मीबाई। नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यानी लक्ष्मीबाई कहती है कि दुश्मन की ठोकर, यानी कि दुश्मन का कोई वार हो, दुश्मन युद्ध के लिए अगर ललकारे तो ही वो लोग नींद से जाग सकते हैं, उनकी नींद तो ही हराम होगी, ऐसा लक्ष्मीबाई का कहना है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। यहाँ पर जूही ने सवाल उठाया है कि दुश्मन की ठोकर, आप इससे क्या कहना चाहती है, वो लक्ष्मीबाई से पूछती है। तो लक्ष्मीबाई ने कहा, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। देखिए, यहाँ पर लक्ष्मीबाई सवाल उठाते हुए जूही को समझाती है कि अगर मेरे कुछ कहने से ऐसी परिस्थिति में सुधार आ जाए तो मैं स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सबको तैयार कर सकती हूँ, लेकिन हमारे कुछ कहने से और हमारे कुछ करने से उनकी आंखें नहीं खुलेगी। अगर दुश्मन का वार हो, दुश्मन की ठोकर उन्हें लगे तो ही वो लोग अब अपनी नींद से जागेंगे, ऐसा लक्ष्मीबाई का कहना है। इसीलिए उसने सवाल उठाया है कि क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी, ऐसा लक्ष्मीबाई सवाल उठाती है। मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अब अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। देखिए, मुंदर जवाब देती है कि अगर शंकाएं और अविश्वास पैदा करेगी तो उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर
जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठेगा। देखिए, यहाँ पर मुंदर कहती है कि अगर उनके मन में शंकाएं और अविश्वास पैदा हो तो हम अपनी पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। यानी कि उनकी जो कि ये बात से वो साबित करते हैं कि उनको जो स्वराज्य के प्रति आशाएं है, जो स्वराज्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो और भी तीव्र होगा, उनसे वो अधिक लगाव करने लगेंगे। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। यानी कि ऐसे कटाक्ष करते हुए कहती है कि हमारे जो सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है वो तेज हो जाते हैं। ऐसा वो कहना चाहती है कि इस बात का उदाहरण देते हुए कहती है कि जो दूर तोपों का स्वर है वो तेज हो जाएगा। यानी कि युद्ध के लिए, स्वराज्य के लिए जो वो उनके मन में जो आशा है वो और भी तीव्र और तेज हो जाएगी। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। अब लक्ष्मीबाई है वो उसके सेनापति तात्या से बात करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी सहेली जूही से कहती है कि अगर तू कहीं तात्या को खोज सकती है तो उसे जल्दी से मेरे पास भेज, उन्हें यहाँ आने के लिए कहें। ऐसा वो कहती है। अब जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। देखिए, जूही कहती है कि अगर आप कहे आपकी आज्ञा हो महारानी तो आपके लिए मैं तात्या, जो सेनापति तात्या है, उसे पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। उसे कहीं से भी, पाताल से भी खींच कर, यानी कि कहीं से भी ढूंढ कर आपके लिए ला सकती हूँ, हाजिर कर सकती हूँ। आगे लिखा है कि अगर ये वो जूही है वो जाने के लिए मुड़ती है, तभी जो रघुनाथ राव है वो तेजी से प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, हम रघुनाथ राव कौन है और उनका संवाद आगे लक्ष्मीबाई से क्या होता है उसके बारे में इससे आगे के लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। तो हमारा जो आगे का पाठ है वो हम इसके कल वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ाई करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर, ये तीनों की जो बातचीत है, जो हमारे यहाँ पाठ में एकांकी यानी कि नाटक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो उन तीनों की जो स्वराज्य के लिए बातचीत थी उनके बारे में हमने आज देखा है। कल हम रघुनाथ राव, तात्या और लक्ष्मीबाई, उनके बीच में जो बातें हो रही है स्वराज्य, उनके बारे में हमने आज पढ़ाई की है। कल हम रानी लक्ष्मीबाई, रघुनाथ राव, सेनापति तात्या और सेना नायक, उनके बीच में जो संवाद है, यानी कि इस नाटक में उनके बीच में जो संवाद हुए हैं, जो बातचीत हुई है स्वराज्य की नींव के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आज के लेक्चर में ये जो स्वराज्य की नींव रखने के लिए रानी लक्ष्मीबाई और मुंदर और उनकी सहेली के बीच में जो बातचीत हुई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम कल दूसरे लेक्चर में इस पाठ को पूरा करेंगे। आज आपके लिए कुछ होमवर्क नहीं है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क है उसे प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।